प्रिय विद्यार्थियों, आप कल द्विघात वाले प्रश्नावली में द्विघात समीकरणों के हल करने की तीनों विधियों के साथ साथ विभक्तिकार द्वारा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना भी सीखा था और मूलों की प्रकृति के बाद इसमें k का मान ज्ञात करना भी सीखा था। जब किसी समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हो उस स्थिति में आपने k का मान ज्ञात किया था। आज हम इसकी आगे वाली प्रश्नावली उसमें हमें एक बिंदु बीजीय बिंदु वाला है वो एक बार छोड़ दिया है क्योंकि वो परीक्षा से कोई विशेष संबंधित नहीं है, इसलिए हमें पहले प्रश्नावली नंबर 4 और रैखिक युगपत जो समीकरण वाली है उसमें चलते हैं। ये विशेष भी है और वैसे इसका एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में क्षण का आवश्यक रूप से आता है और ये प्रश्नावली विशेष होने के कारण आप इसको विशेष ध्यान रखें कि युगपत रैखिक समीकरण क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि आपने रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ हमें रैखिक समीकरण के साथ साथ युगपत समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। युगपत का अर्थ है युग्म और युग्म का अर्थ है जोड़ा, यानी यहाँ दो समीकरण एक साथ युग्म के रूप में जो है उनको हमें रैखिक समीकरण भी है क्योंकि समीकरण की अधिकतम घात एक है। तो युगपत रैखिक समीकरण है उसके बारे में पढ़े। युगपत रैखिक समीकरणों का हल करने के अपने पास दो विधियां हैं। एक विधि बीजगणितीय है जिसमें उसके कई भाग हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्रगुणन निरापक विधि से। ये तीनों विधियां आप है 9th कक्षा में पढ़ चुके हो बीजगणितीय विधियां। लेकिन बीजगणितीय विधि के साथ साथ इसकी एक दूसरी विधि है जिसको हमें आलेख की विधि कहते हैं। आलेख की विधि या उसको ग्राफ विधि भी आप कर सकते हैं। उसके द्वारा भी द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है। तो द्विघात समीकरण सॉरी ये जो युगपत समीकरण है उनका कोई भी समीकरण जैसे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 इस समीकरण को निकाय के नाम से जाना जाता है। ये युगपत जो समीकरण है इसको हमें इससे प्रश्नावली में निकाय कहा गया है। ये युगपत जो समीकरण है उसको निकाय कहते हैं और निकाय दो प्रकार की बताई गई है। या समीकरण के प्रकार जो है युगपत है उसमें दो प्रकार के बताए गए हैं जिसको निकाय कहा गया है और निकाय के प्रकार। निकाय के दो प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 प्रकार है वो संगत कहा गया है। नंबर 2 है असंगत। निकाय उस युगपत समीकरणों का नाम है जिसको निकाय के नाम से जाना जाता है। तो निकाय के
दो प्रकार हैं, एक तो संगत है और एक असंगत है। अगर निकाय संगत है तब उसके कुछ हल होंगे, कोई हल अवश्य रूप से होगा, अद्वितीय हो सकता है, आनंद हल हो सकता है। लेकिन अगर निकाय असंगत है तो असंगत निकाय का कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार समीकरण के आधार पर हमें ग्राफ में हल करने से पहले उस निकाय की जांच करनी पड़ती है कि निकाय संगत है या असंगत। अगर निकाय संगत है तो संगत निकाय में भी दो प्रकार के हैं, एक तो अद्वितीय होता है, अद्वितीय और एक अनंत हल है। तो इस प्रकार जो निकाय संगत है उसके दो प्रकार में है कि या तो उसका अद्वितीय हो सकता है या उसके अनंत हल हो सकते हैं। लेकिन अगर निकाय असंगत है तो उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसलिए इसका नाम असंगत है रखा गया। तो इन हलों के आधार पर ही जो निकाय है उसके प्रकार, रेखाओं की स्थिति और उसके मूलों की प्रकृति समीकरण के हलों के बारे में बताया गया है। और इस प्रकार के जो समीकरण है उसमें इस पर कुछ प्रतिबंध होते हैं और प्रतिबंधों के आधार पर एक टेबल तैयार गई है जिसमें पहला कॉलम है समीकरण, दूसरा कॉलम है A1/A2 या B1/B2, C1/C2 के बारे में कि उसकी क्या स्थिति है, इसमें में है रेखाओं की स्थिति। उसके बाद अगले कॉलम में है हलों की प्रकृति। तो इस प्रकार हमें इस टेबल में हमें ये बताएंगे कि रेखाओं की स्थिति क्या है। इसमें हमें समीकरण के साथ साथ ये भी बता सकते हैं संगत या असंगत, जिसको समीकरण की प्रकृति कह सकते हो आप। समीकरण की प्रकृति या अपना समीकरण आ जाएगा। तो इसमें हमें कुछ समीकरणों के उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बता दूं कि कब निकाय संगत होगी, कब असंगत होगी। ये इसकी बिंदुएं जांच करने पर पता हो जाएगा। और इसमें रेखाएं किस प्रकार की होगी, रेखाओं के साथ साथ उसके हल किस प्रकार के होंगे। जैसे पहला समीकरण अपने पास 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 13, पहला समीकरण। दूसरा 5x - 2y बराबर 4, दूसरा 5x - 2y बराबर 4। ये दो समीकरण हैं क्योंकि पहले लिखा है
युगपत है। युगपत का अर्थ भी समीकरण का युग्म होता है। तब इस समीकरण में लिखा है, इस समीकरण को हमें इस रूप में भी लिख सकते हैं। और आप तुम्हें पहले बता दूं, ये समीकरण इस रूप में लिखा जा सकता है। युगपत के लिए a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इस रूप में जो समीकरण लिखा जाता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि x पहला जो समीकरण है उसमें x का जो गुणांक है वो a1 का मान है, y का जो गुणांक है b1 का मान है, और अचल पद है वो c1 का मान है। इसी प्रकार इसी में जो दूसरा युगपत का दूसरा युग्म समीकरण जो है उसमें x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है, और दूसरे का अचल पद c2 है। तो इस प्रकार हमें इस समीकरण से इन संख्याओं का निर्धारण करना है। इसमें हम लिखते हैं, इसमें a2 बटा a1 बटा a2, यानी 2 a2 का मान है, a1 का मान और a2 का मान 5 है। फिर b1 बटा b2, b1 है 3 बटा b2 है माइनस का 2। अब आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि इन दोनों का मान अगर बराबर है तो बराबर का चिन्ह लगाना है। अगर दोनों का मान समान बराबर नहीं है, तब हमें बराबर नहीं है ये लगाना है। ये 2/5 बराबर नहीं है 3/-2 के, तब हम यहाँ लिखेंगे ये स्थिति है, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ये स्थिति हमें क्या बताती है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो निकाय संगत होगी। निकाय की प्रवृत्ति संगत है, निकाय संगत होगी। आपको पहला खंड जांच करके पता लग जाएगा कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो निकाय संगत होगी। इसका पता चलेगा निकाय संगत होगी जब निकाय संगत होगी। और संगत निकाय के हलों में मैंने 2 प्रकार के बता दिए थे आपको पहले। तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 निकाय संगत होगी। रेखाओं की स्थिति, रेखाएं प्रतिच्छेदी, रेखाओं की स्थिति प्रतिच्छेदी होगी, यानी रेखाएं दोनों समीकरणों के जो हमें समीकरण रेखाएं खींचेंगे वो दोनों रेखाएं कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसमें रेखाओं की स्थिति प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। अब हलों की प्रकृति यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 निकाय संगत होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो समीकरण का अद्वितीय होगा। अद्वितीय होगा। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो अपने पास जो समीकरण है उसका अद्वितीय होगा। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 निकाय संगत होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और निकाय यानी समीकरण
समीकरण का नाम लिखा है, समीकरण का अद्वितीय होगा। तो इस प्रकार आपको ये जांच करने पर पता लगेगा। अब अद्वितीय का आप समझ होंगे, अद्वितीय हिंदी का शब्द है। अद्वितीय का होता है कि उसके समान उसका कोई दूसरा हल नहीं होगा। जैसे 5 और 3 8 होंगे तो 8 उन दोनों संख्याओं का योग है, उसका अद्वितीय है। तो ये अद्वितीय इसी प्रकार होता है। अब इसके बाद हमें आगे बिंदु भी करते हैं। हमारे पास कोई दूसरा और समीकरण है जिसे हमें निकाय संगत है या असंगत है, उसकी जांच करेंगे और देखते हैं अगर संगत है तो किस प्रकार ये कि वो संगत की दो स्थितियां, तो हमें संगत का भी प्रकार देखेंगे। दूसरा समीकरण अपने पास है 2x + 4y। पहला समीकरण है 2x + 4y बराबर 10। और समीकरण नंबर 1 है और 1 नंबर और ये 2 नंबर समीकरण था। और इसका दूसरा समीकरण है, इसका युग्म वो है 3x + 6y बराबर 12। 3x + 6y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 2 है। यानी ये a1x b1y + c1 बराबर 0, ये a2x + b2y + c2। और इसको इस रूप में भी लिख सकते हो आप। समीकरण जो है इसको ऐसे रूप में भी लिख सकते हो आप, 0 के बराबर कर सकते हो। जैसे ये जो लिखा हुआ है उसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x + 4y - 10 बराबर 0, 3x + 6y - 12 बराबर 0। यानी 0 के बराबर करोगे तो समीकरण अच्छा रहेगा और ये समीकरण एक पक्ष में बन जाएगा। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं -10 बराबर 0, -12 बराबर 0, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर समीकरण हो गए। अब इसी क्रम में हम इसकी जांच करते हैं। तो देखो a1 का मान 2 बटा a2 का मान 3, फिर b1 का मान 4 बटा b2 का मान 6, फिर c1 का मान -10, C2 का मान -12। अब हमें यह देखना है कि इसकी स्थिति क्या है। हम इसको इस प्रकार में लिख सकते हैं 2/3 बराबर 2/3 बराबर नहीं है -10 बटा -12। अब ये क्या बताता है, ये समीकरण हमें इस स्थिति को बताता है कि a1 बटा a2 अब की बार ये बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2। अब की बार हमें तीसरे चरण में चले गए। पहले हमें था a1 बटा a2 बराबर नहीं था b1 बटा b2, तो निकाय का हमें यही पता लग जाता कि निकाय किस प्रकार की है, निकाय की संगत क्या है। लेकिन अगली बार है जब a1 बटा a2 बराबर हो गया b1 बटा b2, तब हमें c के लिए भी करना पड़ा, तो बराबर नहीं है c1 बटा c2, तब हम कहेंगे निकाय संगत है। निकाय अगली बार भी संगत है, सॉरी
सॉरी निकाय संगत है असंगत। जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो निकाय असंगत होगी। फिर ध्यान कर लें, यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो निकाय असंगत होगी। रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी और इसका कोई हल नहीं होगा। यानी अगर हमें चेक कर ले कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तब तो हमें c तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वही हमें पता लग जाएगा कि निकाय संगत है और उसका अद्वितीय हल होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएगी। अगर अपने पास इस प्रकार की स्थिति मिल गई कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 तब निकाय असंगत होगी, रेखाएं समांतर होगी। जिस प्रकार रेलगाड़ी की लाइनें होती हैं पटरी, उसी प्रकार रेखाएं समांतर होगी पटरी की तरह और उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदी नहीं करेगी तो उसका हल कहाँ से होगा और कोई हल नहीं होगा तो निकाय असंगत हो जाएगी अपने आप ही। इसलिए ये हो गया अपना दूसरा बिंदु। ये दो बिंदु पूरा होने के बाद हम चलते हैं तीसरे बिंदु में। ये विशेष बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको अच्छी प्रकार से विशेष तौर से ध्यान कर ले कि निकाय समीकरण का नाम है संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो रेखाओं की स्थिति क्या है, उसके हलों के बारे में क्या है। अगर असंगत है तो उसके हलों के बारे में क्या है, उसकी स्थिति के बारे में क्या है। इस प्रकार आपको बताना है कि समीकरण की स्थिति क्या है, उसके हल क्या है, उसके बारे में हर प्रकार से ध्यान रखें। अब अपने पास तीसरा जो समीकरण है उसमें लिखा है 4x + 6y 4x + 6y माइनस 18 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है और अगला आपका समीकरण नंबर 2 है, उसमें लिखा है 2x + 3y। दूसरा समीकरण लिखा 2x + 3y माइनस 12 बराबर 0 सॉरी बराबर 2 लिखा है। बराबर 0 ये समीकरण नंबर 2 है अपना। इस प्रकार है ये अपना तीनों प्रकार के 3 समीकरण लिए हुए हैं और तीनों से तुम्हें प्रत्येक स्थिति के बारे में बताना है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसमें a1 बटा a2 में 4 बटा 2, उसके बाद b1 बटा b2 में 6 बटा 3, उसके बाद c1 बटा c2 में -18 बटा -9। ये स्थिति समीकरण में लिखी हुई है। इसको अगर हमें ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है इसमें 2 का भाग करने पर 2, इसमें 2, 3 का भाग 2, इसमें माइनस का भाग प्लस का 2। अब की बार हमें उस स्थिति में पहुंच गए
कि जिसमें हमें विशेष प्रक्रिया प्राप्त हुई है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2। यानी आपकी बात तीनों ही समीकरण के जो मान है निकाय वो तीनों ही बराबर है। A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2। तो इस प्रकार इन तीनों की स्थिति स्पष्ट हो रही है और इस प्रकार जब होंगे तब निकाय संगत होगी। निकाय संगत है क्योंकि संगत निकाय के दो प्रकार है। पहली स्थिति तो ये है यदि A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 तो निकाय संगत होगी। फिर दूसरी स्थिति यदि A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2 तो भी निकाय संगत होगी। इस संगत की दो स्थितियां हैं। इस प्रकार की निकाय जब संगत होगी तो रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं संपाती होगी यानी समान अनुपात में विभाजित होगी और इसका अनंत हल होंगे। इसके अनंत हल होंगे यानी रेखाएं संपाती। संपाती का मतलब उसके एक ही बिंदु होंगे। एक ही बिंदु से एक रेखा बिल्कुल दूसरे रेखा पर समअक्ष की तरह है। तो हमने समअक्ष जो पढ़ा था यानी एक वस्तु जब दूसरी वस्तु को बिल्कुल पूर्णतया ढक लेती है तो वो संपाती कहलाती है। तो इसमें एक रेखा दूसरी रेखा को पूर्णतया पूरी तरह ढक लेती है तब इसको हमें संपाती कहेंगे। ये तीनों समीकरणों की स्थितियां हैं जिसके बारे में आपको बताया गया है। अब आप इन तीनों के अलग अलग ग्राफ होंगे। इसका जब ग्राफ खींचेंगे निकाय संगत है तब हमारे पास रेखाएं प्रतिच्छेदी आएगी और उसका हमें अद्वितीय प्राप्त होगा। जब इससे असंगत का ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं परस्पर समांतर आएंगी रेलगाड़ी की पटरी की तरह और उसका अपने पास कोई हल प्राप्त नहीं होगा। और जब इस संगत निकाय में आएंगे तो रेखाएं संपाती रहेगी। एक ही बिंदु से एक ही रेखा बनेगी और उसके अनंत हल होंगे। तो इस प्रकार ये जो युगपत समीकरण है निकाय जिसका नाम रखा गया है ये निकाय पर प्रतिबंध है। उन्हें पूछा जाए कि किसी निकाय का अद्वितीय होने के लिए इस पर क्या प्रतिबंध है तो आप बताओगे A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 ये इस पर प्रतिबंध है। और आपको ये पूछा जाए कि निकाय असंगत हो और उसका कोई हल नहीं हो उस पर क्या प्रतिबंध है तब हम बताएंगे कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं C1 बटा C2 और निकाय असंगत होगी। ये इस पर प्रतिबंध कराता है। ये इसको प्रतिबंधित करता है। इसका नाम है इस पर निकाय पर ये प्रतिबंध है। तो इसी क्रम में आज आप इन्हीं निकाय के बारे में पढ़ेंगे और एक टेबल बुक में बनी मिलेगी आपको उसको अच्छी प्रकार से देख लें। और उसके बाद जो आगे का कल वाला जो चैप्टर है उसमें हमें अगर आपके पास नंबर हो तो ग्राफ की कॉपी ले आना और ग्राफ की कॉपी में ये क्वेश्चन आ होंगे। ये होगा अपना